हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एसएस मास्टर और हम सीखेंगे एसएस बहुत ही सरल और आसान तरीके से। बच्चों, आज फिर से मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूं, असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन के बारे में डिटेल में समझेंगे और इसके मुद्दे, इसके टॉपिक एग्जाम में कैसे लिखने हैं वो भी समझेंगे। Amazing! बच्चों, मुझे पता है आप ज़्यादातर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हो कि इस क्वेश्चन को आखिर कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, असहयोग आंदोलन, ये जो आंदोलन है उसको पहले समझना होगा। तो शुरुआत करते हैं इसके टाइटल से, असहयोग आंदोलन। तो आप मुझे बताओ, असहयोग का अर्थ क्या होगा? जिसे भी आंसर पता है वो कमेंट में लिख के दे। जी हाँ, बिल्कुल, आप जो कह रहे हो वैसा ही। असहयोग यानी कि किसी भी प्रकार का सहयोग ना देना। अब किसे सहयोग ना देना और क्यों सहयोग ना देना, ये दो सवाल खड़े होते हैं। यस, राइट। किसे सहयोग ना देना? अंग्रेज सरकार को। बात हो रही है 1920 की, जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई। हमारे देश में अंग्रेजों का जो शासन था वो शासन बहुत ही अन्यायपूर्ण शासन था। फूट डालो और राज करो की नीति थी, अन्यायपूर्ण नीति, अन्यायपूर्ण कानून व्यवस्था, ये सारी चीजें पता है ना। रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड को तो कैसे भूल सकते हैं। ये सारी चीजें देखते हुए महात्मा गांधी जी को लगा कि अब हमें स्वशासन नहीं, स्वराज चाहिए, यानी कि हमारे हिसाब से ही राज चले। स्वशासन में हम अंग्रेज सरकार को रिक्वेस्ट करते, आवेदन करते, एप्लीकेशन करते और वो हमारे प्रश्न और समस्याओं का समाधान देते। परंतु अब हमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं चाहिए। अब हमें व्यवस्था चाहिए हमारी, डायरेक्ट हम ही राज करेंगे, हमारे प्रश्न और समस्याओं को खुद हम ही सुलझाएंगे, हमारे देश में शासन हम ही करेंगे। ठीक है, तो वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। असहयोग आंदोलन यानी कि अंग्रेज सरकार को किसी भी प्रकार का सहयोग न देना। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया, इसीलिए इसे कहते हैं असहयोग आंदोलन। ठीक है, क्यों हुआ? तो इसके पीछे कारण है रॉलेट एक्ट की घटना, जलियांवाला बाग की घटना, अंग्रेज सरकार की अन्यायपूर्ण नीति और ऐसे कई सारे कारणों की वजह से स्वराज प्राप्त करने के लिए ये आंदोलन 1920 में, दिसंबर महीने में 1920 में शुरू किया। ठीक है, तो आपको पहली चीज क्लियर हो गई कि असहयोग आंदोलन आखिर हमारे देश में हुआ क्यों। अब बात करते हैं कब हुआ। दिसंबर 1920 में, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। एक और सवाल बनता है, आखिर ये आंदोलन कैसे हुआ? ठीक है, कौन से पहलू थे इस आंदोलन की, कौन सी रणनीति थी, यानी कि स्ट्रेटेजी क्या थी, ठीक है, प्लान क्या था। यह आंदोलन कैसे होता है? तो इस आंदोलन के दो पहलू थे, रचनात्मक पहलू और खंडात्मक पहलू। अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन किया गया, जिसके अंदर अंग्रेज सरकार को किसी भी प्रकार का सपोर्ट, सहयोग देना नहीं है। ठीक है, एक उदाहरण देती हूं। आप भी अपने पेरेंट्स के सामने कई बार असहयोग आंदोलन करते हो। जब आपको अपनी मनचाही कोई चीज चाहिए और वो आपके पेरेंट्स अगर आपको नहीं दिलाते हैं या आपको किसी भी तरह से वो नहीं मिलती है, तो घर के अंदर आप असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हो। यानी कि मम्मी पापा से बात ना करना, खाना ना खाना, किसी भी प्रकार का कार्य ना करना और चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहना, किसी भी प्रकार की हिंसा का प्रयोग ना करना। बस यही तो है आपका असहयोग आंदोलन। तो बस यहाँ पर भी गांधी जी ने इसी प्रकार की प्रवृत्तियां अपनाई। इसे कहते हैं रचनात्मक पहलू और खंडात्मक पहलू। इस आंदोलन के दो पहलुओं को समझते हैं, रचनात्मक पहलू और खंडात्मक पहलू। यानी कि किस प्रकार अंग्रेज सरकार के सामने इस आंदोलन को करना है, उस समय हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, इन पहलुओं में बताया गया था। आंदोलन की अनुमति यानी कि स्वीकृति मिलती है नागपुर अधिवेशन से। अब आप कहोगे ये नागपुर अधिवेशन बीच में कहां से आया? तो जी हाँ बच्चों, जब भी हमारे देश में महात्मा गांधी जी के द्वारा और अग्रगण्य नेताओं के द्वारा जब भी ऐसा कोई आंदोलन किया जाता, इसका अर्थ यह है कि पूरे भारत के लोगों को उसके साथ जोड़ना है। तो उसको जोड़ने के लिए सबसे पहले एक सभा का आयोजन किया जाता है, एक अधिवेशन का आयोजन किया जाता है, हिंदी राष्ट्रीय महासभा संस्था, हमारी देश की उस समय की संस्था के द्वारा। और वहां पर अधिवेशन में इसका प्रस्ताव रखा जाता है कि इस प्रकार का आंदोलन करना है, अगर करना है तो किस प्रकार करना है।
तो नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन की स्वीकृति मिल जाती है और अब स्वशासन नहीं स्वराज चाहिए ऐसी मांग उठती है और इसीलिए इसके दो पहलू तय किए जाते हैं, रचनात्मक पहलू और खंडात्मक पहलू। अब देखते हैं ये रचनात्मक पहलू क्या है। सबसे पहले समझते हैं रचनात्मक पहलू का मतलब ये है कि हिंदू और मुस्लिमों की एकता को बढ़ाना, तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना, स्वदेशी को अपनाना, घर घर चरखा चलाना, स्वदेशी शिक्षा अपनाना, अस्पृश्यता का निवारण करना, शराब निषेध करना, इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखा गया और ये सारी चीजें भारत के लोगों को अपनानी है, यानी कि इस आंदोलन में भारत के लोग ये सारी चीजें करेंगे। तो अब समझ में आया रचनात्मक पहलू क्या है। अब उसका बिल्कुल विपरीत उल्टा खंडनात्मक पहलू, जिसे हम नकारात्मक पहलू भी कह सकते हैं। अब जिसके अंदर अंग्रेज सरकार की जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था का अस्वीकार करना, यानी कि अंग्रेज सरकार के द्वारा अगर कोई नौकरी, कोई पद, कोई अवार्ड, कोई अधिकार कुछ भी अगर दिया हुआ है तो उसका अस्वीकार करना, यानी कि उसका त्याग करना। इसका दूसरा पहलू है खंडात्मक पहलू, जो रचनात्मक पहलू से बिल्कुल विपरीत है, यानी कि रचनात्मक पहलू सकारात्मक पहलू है जबकि खंडात्मक पहलू है नकारात्मक पहलू है। अब इसके अंदर कौन कौन से कार्यक्रम किए गए, तो नौकरियों का त्याग करना, धारा सभाओं का त्याग करना, धारा सभा यानी कि विधायिका का त्याग करना, यानी कि विधान सभाओं का त्याग करना, सरकारी स्कूलों का त्याग करना, सरकारी अदालतों का त्याग करना, स्थानिक स्वराज्य की जो संस्थाएं हैं, स्थानिक स्वराज्य की संस्थाओं के अंदर नियुक्त सदस्यों के द्वारा त्याग पत्र दिए गए, विदेशी माल सामान और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करना और उपाधि यानी कि जो भी अवार्ड, नाम, पद वगैरह जो दिए गए हैं उनका भी त्याग करना। इस तरह से रचनात्मक पहलू और खंडात्मक पहलू। अब भारत के लोगों को इन सारी चीजों को फॉलो करना है। नौकरी नहीं करनी है, सरकारी नौकरी है तो उसको छोड़ दो। अगर आप कहीं विधानसभा के अंदर एक नेता के तौर पर काम कर रहे हो तो उसे भी त्याग कर दो। सरकारी स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हो, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर रहे हो तो उसे भी छोड़ दो। आप अदालत के पास न्याय लेने के लिए नहीं जाओ, यानी कि अदालतों का भी त्याग करो। कोई भी स्थानिक स्वराज्य की संस्था है उसके अंदर सदस्य के तौर पर आप हो, यानी कि ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, उसके अंदर अगर आप सदस्य हैं तो सदस्य के तौर पर भी आपको वो पद का क्या करना है, त्याग करना है। सरकार, अंग्रेज सरकार कोई भी कार्यक्रम अगर करती है तो उन कार्यक्रमों का त्याग करना है। सरकार आपको अवार्ड, आपको पद, नाम, मान सम्मान, अगर ऐसा कोई भी चीज आपको अगर देती है तो उसका भी आपको क्या करना है, त्याग करना है। तो इस तरह से भारत के लोगों को ये दोनों पहलू देकर समझाया कि यह आंदोलन इस तरीके से करना है। फिर क्या था, महात्मा गांधी जी के साथ पूरा भारत इस आंदोलन में जुड़ गया और इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर पूरे देश ने अपना लिया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है महात्मा गांधी से और रविंद्रनाथ टैगोर से। महात्मा गांधी ने अपना केसरी हिंद का सम्मान त्याग कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का जो सम्मान उन्हें दिया था उसका उन्होंने त्याग किया। इनके साथ कई ऐसे नेताओं ने अपनी उपाधियां और अपने पद का त्याग किया। विद्यार्थियों ने विद्यालय छोड़े और कॉलेज के विद्यार्थियों ने कॉलेज छोड़ा। उस समय भारत में ड्यूक ऑफ कैनाट आया था जिसका बहिष्कार किया गया और प्रिंस ऑफ वेल का सम्मान होना था उसका भी बहिष्कार किया। हर जगह पर विदेशी माल सामान और विदेशी कपड़े का बहिष्कार होना शुरू हुआ और उसके साथ साथ हमारे देश के अंदर स्वदेशी शिक्षा का आगाज हुआ, यानी कि स्वदेशी शिक्षा आरंभ हुई। ऐसे 3 उस समय के विद्यापीठों की स्थापना हुई, जामिया मिलिया विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ। ये हमारी राष्ट्रीय विद्यापीठ बनी। स्वदेशी चीज वस्तुओं का जोरों शोरों से उत्पादन होना शुरू हुआ। स्वदेशी का प्रचार प्रसार जोर शोर से होने से इंग्लैंड से आयात होने वाले कपड़े, जूते, मौज शौक की चीज वस्तुओं में भारी कमी होने से उसकी गूंज ब्रिटिश पार्लियामेंट में सुनाई दी। इंग्लैंड को हुई भारी नुकसान से सरकार चौंक उठी। अब देखते हैं इस आंदोलन का परिणाम। तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ। हिंदू और मुस्लिमों के बीच में एकता के कई प्रसंग देखने को मिले। केवल 1-2 ऐसी घटना है जो अपवाद के स्वरूप में है, इसके अलावा पूरे भारत में एकता देखने को मिली। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को रोकने के लिए अत्याचार किए, दमन का दौर चलाया, पर इसके बावजूद भी वो इस आंदोलन को, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने में असफल रहे।
अब आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आपको इसके सारे मुद्दे समझा दिए। ये आंदोलन कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके परिणाम क्या आए। बस इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखोगे, इन मुद्दों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप परीक्षा में इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से लिख पाओगे और फिर आपके अच्छे नंबर आना तय है। अब मुझे आप बताइए, आपको अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना है? आपके लिए मैं अगला टॉपिक कौन सा लेकर आऊँ, और ऐसे ही हम उस टॉपिक को ईजी बनाकर समझेंगे। धन्यवाद।